गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वन क्लास के अंदर हमने क्रिस्टल संवेग और प्रभावी द्रव्यमान के कंसेप्ट पे डिस्कस किया था। क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो वास्तविक द्रव्यमान से भिन्न हो सकता है और वो प्रभावी द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये आज की क्लास का हमारा टारगेट है। हमने देखा कि जो प्रभावी द्रव्यमान है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर सामान्यतः जब बाह्य बल लगा तो बाह्य बल और त्वरण का जो अनुपात है वो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। किंतु जब किसी क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है तो बाह्य बल के साथ आयन और इलेक्ट्रॉन के मध्य भी इंट्रैक्शन फोर्स होता है। इसके कारण बाह्य बल का और त्वरण का जो अनुपात है वो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान से भिन्न होता है। ये प्रभावी द्रव्यमान है। अब ये प्रभावी द्रव्यमान हमारा धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी। आज हम दो बात करेंगे कि अगर कोई मेरे पास वन डायमेंशनल क्रिस्टल है, एक विमीय जालक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान क्या होगा। एक छोटा सा प्रूफ है, एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट और न्यूमेरिकल के हिसाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट कॉम्पिटिशन के अंदर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर मैंने प्रूफ पहले से करके रखा है। अगर हम क्रिस्टल बैंड में इलेक्ट्रॉन के वेग की बात करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टल बैंड में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो 1/h×d/dk होता है। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब हम ये भी जानते हैं, जिसको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा अवशोषण के लिए जो दर होती है वो होती है d/dk। वो बल गुणा वेग के तुल्य होगी, अर्थात d/dk Fv होगा। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि Fv किसके इक्वल हो गया, d/dk × dk/dt। हमने डिफरेंशिएशन को विद रेस्पेक्ट टू dk एंड dk को विद रेस्पेक्ट टू dt कर लिया, तो डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी से हमारे पास Fv हो गया de/dk dk/dt। नाउ अब यहाँ पर हम देखें तो समीकरण 1 का उपयोग समीकरण यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमारे पास de/dk हो जाएगा h×v। जैसे हम ये मान रखेंगे तो Fv का मान हो जाएगा v/dk/dt, जहाँ v कैंसिल होता है और हमारे पास F हो जाएगा h×dk/dt। यानी हमने बल को h×k की टर्म में निकाल दिया है। ये हमारा समीकरण यहाँ पर आता है। अब वापस मैं समीकरण 1 पर आता हूँ। समीकरण 1 था वेग का, v = 1/h×de/dk। अगर मैं इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dv/dt 1/h×d/dt de/dk। क्योंकि e का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष संभव नहीं है, इसलिए हम इसके वापस डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन k के सापेक्ष करते हैं और k का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष करते हैं, तो हमारी ये समीकरण बन जाएगी dv/dt = 1/h×d/dk de/dk dk/dt। अब देखिए, ये अपने आप में बन गया d2e/dk², क्योंकि e का डिफरेंशिएशन k के सापेक्ष है, दोबारा k के सापेक्ष है, तो ये तो बन गया d2e/dk²। h× मैंने एज इट इज ले लिया और dk/dt की यहां से मैं वैल्यू रखता हूं। समीकरण 3 से देखें, dk/dt हो जाएगा f/h×, तो ये हो गया f/h×। इसको मैंने जस्ट रीअरेंज किया है और इसको लिख दिया f/h²/d2e/dk²। क्यों किया है? क्योंकि देखिए, लेफ्ट हैंड साइड dv/dt त्वरण होता है। dv/dt त्वरण है, इलेक्ट्रॉन के वेग का अवकलन त्वरण है। और हमारे सेकंड लॉ का डेफिनेशन ये कहती है, न्यूटन के सेकंड लॉ से dv/dt मस्ट बी इक्वल टू f/m×, यानी कहीं पे भी बल बटा प्रभावी द्रव्यमान। तो dv/dt को मैं f/m× लिख देता हूं। तो इस समीकरण में f/m× रखते ही अब मैं राइट हैंड साइड से कंपेयर करूं तो दोनों में f और f कैंसिल हो गया और प्रभावी द्रव्यमान का एक सूत्र आ गया, जिसको सामान्यतः हम बार बार काम में लेंगे। m प्रभावी द्रव्यमान, यानी एक विमीय जालक में जो प्रभावी द्रव्यमान है वो होगा h×2e/dk²। यानी जब भी हमारे पास E का डिस्पर्शन रिलेशन दे रखा होगा तो हम वहां पर E का डिफरेंशिएशन 1 टाइम k के रेस्पेक्ट में करेंगे, सेकंड टाइम करेंगे और वहां से यहाँ मान रख देंगे, तो हम प्रभावी द्रव्यमान ज्ञात कर सकेंगे।
तो इस तरह से ये एक सूत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान ज्ञात किया है। हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2 है। जैसा हमें करना है, हमने सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू k डिफरेंशिएट किया। ये सब नियतांक है, k स्क्वायर का अवकलन 2k होगा, ये 2 कैंसिल होकर बाकी बच गया h क्रॉस k अपॉन m। नाउ सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा तो k का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और केवल बच जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए d2e बाय dk स्क्वायर का मान h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m है, जहां m रेस्ट मास कह सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कह सकते हैं। तो जैसे कि सूत्र में m स्टार के लिए रखूंगा प्रभावी द्रव्यमान के लिए, तो आप देखेंगे m के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान m स्टार प्रभावी द्रव्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान समान है। तो ये हमने अभी पहला वर्क किया कि एक विमीय जालक में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान क्या होगा। तो पुनः कह दूं, ये सूत्र सामान्यतः विभिन्न कंपटीशन में भी पूछा जाता है, जहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की फिजिक्स इन्वॉल्व है, चाहे वो सेकेंड ग्रेड टीचर्स के लिए हो, चाहे नेट स्लैट के अंदर हो, चाहे अदर कॉम्पिटिशन्स में हो, और हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल सामान्यतः पूछा जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे इसी का एक्सटेंडेड त्रिविमीय जालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। अगला टॉपिक है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। क्योंकि मूलतः जो हमने अभी तक किया है कि प्रभावी द्रव्यमान का एक नया कंसेप्ट है, और सामान्यतः जो हमारा सिंगल डायमेंशनल लैटिस यानी एक विमीय जालक है, वो इस सूत्र सामान्यतः प्रयोग में आता है। बट कभी कभार यूनिवर्सिटी के अंदर हम एक डेरिवेशन के रूप में इसको पूछ सकते हैं, इसलिए इसको एज एन डेरिवेशन हमें ज्यादा समझना है। मूलतः एक विमीय जालक और त्रिविमीय जालक को के प्रभावी द्रव्यमान कैलकुलेट करने के स्टेप्स में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना सा था कि वहां पर हमने एकल विमीय माना था, यहाँ त्रिविमीय मानना है। यानी वहां पर हमने जब k को लिया था तो उसको सिंगल डायमेंशन माना था, बट यहाँ k जो समष्टि है वो 3 हो जाएगी, kx, ky और kz। अब देखिए उसी तरह से हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिविमीय ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो 1/h क्रॉस डेल्टा के ई होगा। अब याद करें कि हमें जस्ट एक माइनर सा चेंज आ रहा है, वहां पर डीई बाई डी के था, यहाँ पर डेल के हो गया, क्योंकि डेल के क्या है, ये हमारा डेल ऑपरेटर है के समष्टि में, जिसके अगर 3 बात करें तो डेल्टा अपॉन डेल के एक्स, डेल अपॉन डेल के वाई, डेल अपॉन डेल के जेड। इस समीकरण को हम पुनः यहाँ पर अवकलन करते हैं तो डीवी बाई डी टी, क्योंकि हमारा उद्देश्य त्वरण के रूप में लाने का है, तो डीवी बाई डी टी हो जाएगा 1/h क्रॉस डेल के डीई बाई डी टी। पुनः डीई बाई डी टी क्या है, इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा अवशोषण की दर है। इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा अवशोषण की दर बाह्य बल और वेग का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डीई बाई डी टी को हम एफ डॉट वी काम में लेते हैं, और यहां से अगर मैं समीकरण 1 से v का मान रख दूं तो मेरे पास डी बाई डी टी हो जाएगा 1/h क्रॉस एफ डॉट डेल के ई। हमने समीकरण 1 से यहां मान रख दिया। अब इस समीकरण 3 से मेरे पास डी बाई डी टी का मान आ गया, इसको समीकरण 2 में रख देता हूं। जैसे समीकरण 3 से समीकरण 2 में डी बाई डी टी का मान रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वही डी बाई डी टी है, 1/h क्रॉस है, यहाँ पे भी h क्रॉस है तो ये हो गया h क्रॉस स्क्वायर, डेल के एज इट इज चल रहा है, और डी बाई डी टी को हमने लिख दिया एफ डॉट डेल के ई। अब यहाँ हमारे पास जो बल है, हमारे पास डेल के ऑपरेटर एफ पे भी लग रहा है और ई पे भी लग रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करें, ध्यान रहना चाहिए कि जो बल है वो के समष्टि पर निर्भर नहीं करता। जो हमारा बाह्य बल है वो के पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास ये बच जाएगा F/h क्रॉस डेल के ध्यान रखिए डेल के को डेल स्क्वायर के नहीं लिखेंगे, हम इसे डेल के ही लिखेंगे। और चूंकि dv बाई dt हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ से होता है F/m क्रॉस, यानी बाह्य बल डिवाइडेड बाय प्रभावी द्रव्यमान। तो अगर मैं इसे F/m क्रॉस कर देता हूं तो अभी इसको कंपैरिजन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/h क्रॉस स्क्वायर डेल के ई।
आप अगर देखें तो जो हमने एक विमीय क्रिस्टल के लिए प्रभावी द्रव्यमान ज्ञात करने के स्टेप्स लिए थे, लगभग वो के वही स्टेप्स हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं। वहां पर भी हमने V का सूत्र काम में लिया था, वहां पर भी हमने सब्सटीट्यूशन किया था और वही डिफ्रेंशिएशन किया था, dV/dt किया था और उसको F/m* लिखा था और कंपैरिजन करके m* का सूत्र निकाला था। यहाँ पर भी वही 1/m* वही सूत्र है, फर्क इतना सा आ रहा है कि वहां पर वो 1 डायमेंशन था, इसलिए सीधा सूत्र m* का हमने लिख दिया था h×2/d2E/dk², क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन है, इसलिए डेल के एज इट इज चल रहा है और हमने केवल 1/m* को डिफाइन किया है। तो अगर हम दोनों को सिमेट्रिक याद रखें तो एग्जामिनेशन के हिसाब से डेरिवेशन आसान हो सकता है। अगले स्टेप में मैंने डेल के को एक 3/3 डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, हमने इसके हर ऑपरेशन को kx को kx से, ky से, kz से, ky को kx से, ky को ky से, ky को kz से, kz को kx से, kz को ky से, kz को kz से, इस तरह से एक डिटरमिनेंट बना दिया, सारणिक बना दी है, किंतु इसकी ज्यादा यूटिलिटी नहीं है। हमारे लिए यही सूत्र 3 डायमेंशन में प्रूव करने के लिए आता है कि 1/m² इज इक्वल टू क्या है, 1/h² डेल के E। नाउ यहाँ एक काम जरूर हम इसको जनरलाइज लिख दिया है, एक नया हमने यहाँ पर एक गुणक ज्ञात किया है F के, एक तरह का एक फैक्टर डिफाइन किया है F = m/m*। किसी भी सॉलिड के लिए m/m*, ये बात 1 डायमेंशन या 3 डायमेंशन की नहीं है। जनरलाइज किसी भी क्रिस्टल के अंदर हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं F = m/m*। F m/m* मान रखते हैं तो हमारा 1 डायमेंशन से सूत्र बन जाएगा m/h² d2E/dk²। इसकी एक इंपॉर्टेंस है, ये F हमें बताता है कि अगर मान लीजिए F का मान 1 आ गया, अगर कहीं पे F का मान 1 आ गया यानी m = m* है, और m = m* कब है, यानी इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट कर रहा है। तो ऐसे सॉलिड जिनके अंदर F का मान 1 आ जाएगा, वहां हम ये कह देंगे कि ये कहीं ना कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह, मतलब इस सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं। मान लीजिए Fk का मान <1 आ गया। Fk का मान <1 कब आएगा, जब m* ग्रेटर देन m होगा। तो यहाँ हम कह सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन हैवी पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन सामान्य मुक्त इलेक्ट्रॉन के मुकाबले ज्यादा भारी इलेक्ट्रॉन की तरह वर्क कर रहा है, हैवी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसलिए एक ये पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं। इस तरह आज हमने 2 प्रूफ करे हैं। हमारे एग्जामिनेशन पर्पज से इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में प्रश्न आ सकता है। इन दोनों डेरिवेशन के साथ एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसके हिसाब से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इफेक्टिव मास का जो भी हमारा इंटरप्रिटेशन है और नेगेटिव मास के कंसेप्ट से होल के कंसेप्ट पे जाएंगे और उसको आगे मूव करेंगे इस लेसन को। थैंक यू।